हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। नहीं, इसके पहले हम लोग न्यूट्रिशन समाप्त कर चुके हैं और ये हम लोग का 4th क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। और इस लेसन में आप देखिएगा कि सबसे पहले न्यूट्रिशन की क्या कहते हैं रिस्पायरेशन में हम लोग उसका डिफिनेशन देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे और पूरा डिटेल से हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इसकी तैयारी आप लोग अच्छी तरह से कीजिए और प्रॉपर वे से अगर इसका स्टडी अभी कीजिएगा तो याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम बार बार इस बात को हम रिपीट करते रहते हैं कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन एकदम कंसंट्रेट होकर इसको देखिए और समझने की चेष्टा कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे इसके डिफिनेशन के बारे में। रिस्पायरेटरी सिस्टम, नहीं, ध्यान दीजिए, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम that involves inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide to meet the energy requirements. ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल मतलब अंदर लेते हैं और एक्सहेलिंग मतलब बाहर निकालते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रोसेस में हमें पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, एनर्जी मिलता है। नहीं, देखिए इस तरह से ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, यही ना है इनहेल और एक्सहेल। एकदम प्रॉपर वे से दिखाया गया है इस फिगर में, देखिए आप ध्यान से। तो यही आपका रिस्पायरेशन है। लेकिन क्या सिर्फ श्वास ले लिए और छोड़ दिए ये कहने से अब नहीं होगा। ये तो हम लोग 1 2 3 में पढ़ते थे कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना को हम लोग श्वसन कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। नहीं, लेकिन अब ये नहीं है। अब इसका मायने धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग को देखना है व्हाट इज द रिस्पायरेटरी सिस्टम। नहीं, तो द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प अस टू ब्रीथ। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत सारे ऑर्गन्स के मिलने से और साथ साथ बहुत सारे टिश्यूज के मिलने से ये सिस्टम पूरा होता है। लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स, और इसमें सबसे प्राइमरी ऑर्गन्स क्या है, लंग्स हैं ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम व्हिच हेल्प इन द चेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, यहां गैस का एक्सचेंज होता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसका एक्सचेंज होता है इसमें। अब है रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में, मनुष्य में जो रिस्पायरेशन होता है, सबसे पहले जो देखिए इसमें क्या है आपका, गैसियस एक्सचेंज, ब्रीथिंग, intake of oxygen from the atmosphere and release of carbon dioxide CO2। और दूसरा होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। ये तो हम लोग पहला देख रहे हैं, हम लोग गैसियस एक्सचेंज हुआ, मतलब हम श्वास लिए, ऑक्सीजन गया अंदर और फिर श्वास जो छोड़े उसमें क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। तो इसमें क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज तो हो गया। लेकिन सबसे मेन जो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये सेलुलर रिस्पायरेशन सबसे मेन है। ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो है वो खासकर रिस्पायरेशन जो है वो किस लिए होता है, एनर्जी के लिए, हमें कैसे ऊर्जा उत्पन्न हो। इतना समझिए आप, अगर आप आराम से घर में बैठे हुए हैं तो एक नॉर्मल ब्रीथिंग लेते हैं ना, और वही आप कहीं पर अगर दौड़ रहे होते हैं तब क्या करते हैं, काफी तेजी से श्वास लेते हैं। क्यों हम श्वास लेंगे उतना तेजी से? इसलिए कि हमको एनर्जी चाहिए अधिक, हम दौड़ रहे हैं, हमें अधिक एनर्जी चाहिए। और वह एनर्जी हमें कहां से आएगा, जब हमारा जो फूड है वो जब ब्रेकडाउन उसका होगा। नहीं, और उस ब्रेकडाउन करने के लिए फूड को क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए हम जितना तेजी से श्वास लेते हैं मतलब उतना अधिक हम ऑक्सीजन लेते हैं, और वह ऑक्सीजन उतना अधिक तेजी से क्या करता है, सिंपल फूड को क्या करता है, वो उसका ब्रेकडाउन तोड़ता है और काफी मात्रा में एनर्जी देता है ताकि हमें एनर्जी तुरंत मिल सके। इसीलिए हम श्वास उस समय तेजी से लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, तो बोलता है कि द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज।
इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल। हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसमें 6 कार्बन है, ठीक है। तो वो उसका जो ब्रेकडाउन होता है वो किसमें होता है? पायरुवेट में होता है, और वह पायरुवेट जो होता है वो क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और यह प्रोसेस कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। समझ गए इसको? इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसी में कि द पाथवे मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये कब होता है? ईस्ट में होता है। और ईस्ट में जब फर्मेंटेशन होता है तो यही पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट कर जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि तो वहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंटी रहता है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलता है हमें। तो यह प्रोसेस जो होता है, अगर कार्बन के एब्सेंट में होगा, सॉरी ऑक्सीजन की अगर एब्सेंस में होता है, तो ये जो हम लोग देखते हैं ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में वो चेंज नहीं होता है। उसको चाहिए क्या? ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन ईस्ट में जब हम लोग उसका फर्मेंटेशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। वह रिस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। और यह रिस्पायरेशन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। और जिसमें क्या बनता है? इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और इसमें बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी कम रिलीज होता है। पूर्ण रूप से जो हम लोग देखते हैं, पूर्ण रूप से जो फूड होता है उसका ब्रेकडाउन कंप्लीट नहीं हो पाता है इसमें, इसीलिए इसमें लो अमाउंट में एनर्जी निकलता है। और अब उसका दूसरा आता है आपका एरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है जो रिस्पायरेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है? काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। देखिए, द पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रिस्पायरेशन कहां हुआ? साइटोप्लाज्म में हुआ। लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? काफी मात्रा में हमें एनर्जी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। और यह प्रोसेस जो होता है यह इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन। और यह प्रोसेस कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ ए सेल। सेल का पावर हाउस कहते हैं उसको। क्यों? कि वहीं से एनर्जी ये रिलीज होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल व्हिच इज आल्सो ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। दिस बुल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रम्प्स। देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि 3 परिस्थिति में हमें एनर्जी प्राप्त हो रहा है, या फिर फूड का ब्रेकडाउन 3 परिस्थिति में हो रहा है। सबसे पहला इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और थर्ड ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम उस परिस्थिति में भी। अब जबकि हमें ऑक्सीजन पूर्ण रूप से मिलता है उसको हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन कहे, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि ऑक्सीजन तो मिलता ही नहीं है, उस परिस्थिति में जब रिस्पायरेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन, वो साइटोप्लाज्म में होता है। और तीसरा होता है कि कम अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है, तो हम लोग जानते हैं वो मसल सेल में होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना होगा इस चीज के बारे में। अब आगे देखिए, यहां पर देखिए, उसी को हम यहां दिखलाए हैं चार्ट के आधार पर, ठीक है। यहां देख रहे हैं ना आप, ये क्या दिया है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो 6 मॉलिक्यूल है इसमें, ठीक है। कितना मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल। और वो कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या जो बन रहा है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है इसमें भी, और एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब 3 परिस्थिति आ गई इसमें, कहां पर? या तो ईस्ट में, या फिर हमारे मसल सेल्स में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पायरुवेट में, और पायरुवेट को जब मिल गया, इसको ऑक्सीजन नहीं मिला, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो क्या बनाया? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड।
और एनर्जी वो भी कम मात्रा में, लो क्वांटिटी में। ठीक है। और इथेनॉल जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक। उसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो सबसे पहला क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनाइए इथेनॉल। और उसके बाद देखते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंट नहीं, लैक मतलब अभाव, मतलब कि ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलना। उस परिस्थिति में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलता है। और लैक्टिक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या बनता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। देख रहे हैं, कोई एसिड वगैरह फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और एनर्जी रिलीज हो रहा है। इसमें हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। यही हुआ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। 3 पाथवे हुआ आपका, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, 3 परिस्थिति में। इसको ध्यान से देखिए आप इसको, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी से आप पूरे इसका आंसर तो आप लिख ही सकते हैं ना। सिर्फ आपको ये याद रखना है कहां कहां से कैसे कैसे बन रहा है, और इसका एक शॉर्ट नोट आप इस जीवी में तैयार कर सकते हैं इसी आधार पर। इसलिए इसको आप अच्छी तरह से इसका स्टडी कीजिए और नोट्स बनाकर तुरंत रखिए। आप बार बार इस बात को बता रहे हैं आप लोगों को कि जब भी हम पढ़ाते हैं आप नोट्स बनाकर इसका कंप्लीट रखिए। इससे क्या होगा कि एग्जाम के समय में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। एक ससुरे नजर से देख लीजिएगा उसको, तो क्या होगा, आपके माइंड में वो सेट कर जाएगा। इस वे में आप एग्जाम दीजिएगा, चाहे वो आपका इंटर का एग्जाम हो, चाहे मैट्रिक का एग्जाम हो, चाहे कोई कंपटीशन दे रहे हैं, तो उस समय आपका कॉन्सेप्ट जो है आपके पास एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसिस ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। तो हम लोग जानते हैं कि ये एटीपी जो है, ये इसी में एनर्जी जो है हम लोग का जमा रहता है एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तुरंत वो क्या होता है, एटीपी में कन्वर्ट कर जाता है। और जो कि कोई भी एक्टिविटीज जो होते हैं हमारे शरीर में, वो एक्टिविटीज में यही एनर्जी जो है फिर यूज होता है एज ए फ्यूल। ठीक है। अब आगे देखिए, द रेट ऑफ ब्रीथिंग, 2 समझ लीजिए, क्या 2, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, 2 प्रकार के एनिमल होते हैं। एक एनिमल वो होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, और एक एनिमल वो होते हैं जो जमीन पर या अर्थ पर, क्या कहते हैं, ड्राई में, मतलब टेरेस्ट्रियल, पृथ्वी पर पाए जाते हैं, पानी में नहीं। ठीक है। तो दोनों के रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, तो हम देखते हैं वातावरण में जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन है डायरेक्टली उसको लेते हैं, और जो एक्वेटिक एनिमल है तो वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको वो लेते हैं। तो रेट ऑफ क्या कहते हैं, ब्रीथिंग जो होता है, वो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उसको कम मेहनत करना पड़ता है बनिस्पत जो कि वाटर में रहता है। नहीं, वही यहां दिया हुआ है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर, अधिक तेज होता है ब्रीथिंग किसमें, जो कि एक्वेटिक एनिमल है उसमें, देन द सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उसमें कम मेहनत लगता है आपको श्वास लेने में, और जो कि रहते हैं एक्वेटिक में उसे अधिक ब्रीथ लेना पड़ता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर। मतलब कि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या है, काफी मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। नहीं, हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन जो हम लोग श्वास जो लेते हैं हम लोग, एक जो कॉमन पेड़ होता है वह एक पेड़ से 5 आदमी हम लोग इजी वे में श्वास ले सकते हैं एक दिन। और अब एक मनुष्य को अपने जीवन प्रयत्न में लगभग 18 ट्रीज, 18 पेड़ चाहिए उसको श्वास लेने के लिए। 18 पेड़ जितना कि अपने लाइफ में ऑक्सीजन देता है, उतना हम अपने लाइफ में अकेले उसको कंज्यूम कर जाते हैं, समझे। और एक नॉर्मल प्लांट जो है जितना ऑक्सीजन निकालता है एक दिन में, समझिए कि 5 आदमी जो है वो इजी वे में उस दिन अपना रिस्पिरेशन पूरा कर लेता है, उससे ऑक्सीजन ले लेता है। इसलिए प्लांट लगाइए। नहीं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको। टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, यहां हम लोग डिफरेंस कर दिए हैं एरोबिक और एनएरोबिक में, यहां और आपको क्लियर हो जाएगा। एरोबिक रिस्पिरेशन और एनएरोबिक रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं कि एरोबिक जो है वो क्या है,
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। एनारोबिक कब होता है? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। दूसरा देखिए कहां होता है ये एरोबिक? माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। फिर देखिए इंड प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, किसमें? एरोबिक में। लेकिन एनारोबिक में क्या है? वो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड है, नहीं। और फिर देखते हैं हम लोग क्या है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। एरोबिक रिस्पिरेशन में काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है, बट इन केस ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है? बहुत कम मात्रा में एनर्जी जो है वो रिलीज होता है, लेस अमाउंट में होता है। यह है आपका ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में आपका इस पे ये फिगर दिया हुआ है, नहीं। और इसी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यहां तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका कुछ जो एल्वियोलाई वगैरह ये सब स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन हमको इसको और डिटेल से वन बाय वन, जितना भी आप यहां से देख रहे हैं, नॉस्ट्रिल से लेके जितना भी हम लोग चैम्बर देख रहे हैं, ये सब पूरा का पूरा रचना जो है, ये हम लोग वन बाय वन पूरा डिटेल से इसका स्टडी करेंगे हम लोग उसको। ठीक है। देखिए इस फिगर को देखिए आप। ठीक है। इसमें नंबरिंग किया हुआ है। नंबर 1 देखिए यहां ऊपर में दिया हुआ है आपका नंबर 1 करके, देखिए नंबर 1 2 3 4 कर दिया हुआ है। नंबर 1 में जो दिखाया गया है वो क्या है? नोजल चेंबर है। ठीक है। जो ऊपर में जो आप नंबर 1 देख रहे हैं क्या है? नोजल चेंबर है। ठीक है। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल हो गया, नाक की बात आती है। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो है वो क्या होता है? फॉर द इनटेक ऑफ एयर। वो क्या करता है? एयर को इनटेक करता है, एयर लेता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए यहां पर नंबर 1 दिए हुए हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग नोजल चेंबर। नोजल चेंबर विच इज लाइंड विथ हेयर एंड म्यूकस टू फिल्टर द एयर एंड रिमूव डस्ट एंड डस्ट। कहता है कि नोजल चेंबर जो है उसमें क्या होते हैं? हेयर होते हैं, और साथ साथ में उसमें म्यूकस भी पाया जाता है। तो वो क्या करता है कि एयर जो हम लोग श्वास में लेते हैं तो उसको फिल्टर करता है, समझे कि नहीं? और उसमें जो डस्ट रहता है या डट रहता है उसको वो रिमूव करता है, और फ्रेश एयर को हमको श्वास लेने के लिए दिया जाता है। हम लोग 2 जगह से श्वास लेते हैं, एक लेते हैं नाक से और एक लेते हैं मुंह से। माउथ से भी आप श्वास ले सकते हैं, अगर नाक बंद है तो हम लोग मुंह से श्वास लेते हैं। लेकिन ये प्रोसेस सही नहीं है। माउथ से रिस्पिरेशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। श्वास तो आपको लेना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? इसलिए कि हम जब श्वास लेते हैं तो उसमें बहुत सारे डस्ट एंड डर्ट भी रहते हैं, जो कि नोस्ट्रिल के माध्यम से वहां पर हेयर है और म्यूकस है, तो उसको एब्जॉर्ब करके फ्रेश एयर को हमारे लंग्स तक पहुंचाता है। लेकिन अगर हम मुंह से लेते हैं श्वास तो डायरेक्ट क्या होता है? जो एयर में डस्ट हो या डर्ट हो, कुछ भी हो, वो सब का सब जो है वो लंग्स में पहुंच जाता है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। इसीलिए जब भी श्वास लें नाक के माध्यम से लें, मुंह से श्वास नहीं लें। ठीक है। अब दूसरा नंबर जो यहां शो कर रहा है, ध्यान से देखिए इसको, वो है आपका फेरिंग्स। नंबर 2 क्या कहलाता है? फेरिंग्स। अभी आप लोग को एक बार बता देते हैं, फिर वन बाय वन हम लोग स्टडी और करेंगे। तो फेरिंग्स क्या हुआ? इट इज ए पैसेज बिहाइंड द नोजल चेंबर एंड सर्व्स एज द कॉमन पाथवे ऑफ बोथ एयर एंड फूड। वो ऐसा चेंबर है उस जगह जो पास करता है। देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं तब आप श्वास नहीं ले सकते हैं, और जब आप श्वास लेते हैं तो उस समय आप खाना निगल नहीं सकते हैं। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, या तो फूड को स्वेल कीजिए या फिर श्वास लीजिए। दोनों काम एक साथ में नहीं। या तो फिर पानी पीजिए या श्वास लीजिए, दोनों काम एक साथ होता है? संभव नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं फेरिंग्स में क्या होता है? दोनों का पाथ, दोनों का रास्ता है, चाहे एयर लीजिए चाहे फूड लीजिए, दोनों का वो रास्ता है फेरिंग्स। उसके बाद थर्ड आता है, यहां जो थर्ड दिए हुए 3 नंबर में दिए हुए क्या है? लैरिंग्स है। इसको हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं। देखिए ये सब पॉइंट बहुत मार्केबल है। जैसे हम लोग साउंड बॉक्स क्या कहलाया? वो लैरिंग्स कहा है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव इस बार 10th क्लास में मान के चलिए आपकी बहुत अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या कम रहेगा लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संख्या अधिक रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव कहां से बनेगा? आपका यहीं से तोड़ तोड़ के निकालेगा ना। साउंड बॉक्स इज कॉल्ड फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिड्स। अब जो आंसर होगा उसको लिखिए आप। तो इसको जानना पड़ेगा आपको। तो लैरिंग्स क्या हुआ? इट इज ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं, एंड इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ साउंड एंड दस हेल्प अस इन कम्युनिकेटिंग। तो ये क्या करता है कि लैरिंग्स जो होता है वो साउंड बॉक्स है, और यहीं से साउंड क्या होता है? जनरेट होता है। ठीक है। अब देखिए नंबर 4, ये जो हम लोग लंबा सा पाइप देख रहे हैं, यहां से यहां तक जो लंबा पाइप देख रहे हैं,
वो क्या है आपका? ट्रेकिया है। यह है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना? तो इट इज ए लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू द मिड थोरेसिस कैविटी। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 5, देख रहे हैं ना यहां पर बीच में, यहां पर 5 दिया हुआ है। ये क्या है? 2 तरफ बट गया है ना, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। तो द ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। ट्रेकिया है, वो जो पाइप आया वो ट्रेकिया है, और वो पाइप जो है ये 2 भागों में बट गया। यहां देख रहे हैं आप इस फिगर में, इस जीवे में, यहां से देखिए सिंगल आया और एक इधर बट गया और एक इस साइड में बट गया। तो ये जो 2 साइड में बट गया, तो बटा हुआ भाग क्या कहलाया? ब्रोंकाई कहलाया। नहीं, और क्या डिवाइड हुआ? ट्रेकिया डिवाइड हुआ। ट्रेकिया आया और डिवाइड कर गया 2 भागों में। ये 2 भागों में डिवाइड कर गया, उसको हम लोग क्या कहे? ब्रोंकाई कहे। तो द ट्रेकिया डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रोंकाई आगे बढ़कर और पतले पतले भागों में बढ़ते जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है? क्या कहे उसको हम लोग? ब्रोंक्यूल्स। ईच ब्रोंकस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइन चैनल्स नोन एज ब्रोंक्यूल्स। और वो पतला हो जाता है। जैसे एक आया ट्रेकिया, वो डिवाइड किया ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई बहुत सारे एकदम जालनुमा रचना में बट गया, उसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कह दिए। समझे कि नहीं? और वो ब्रोंक्यूल्स जो सब कहां हो रहा है? सब लंग्स में हो रहा है। और वो जो है एल्वुलाई में बदल जाता है। वो एल्वुलाई क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स की टिप पर बेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एकदम बहुत थिन मेम्ब्रेन होता है। नहीं, उसको हम लोग कहते हैं एल्वुलाई। और वही साइट है जहां पर एक्सचेंज होता है एयर का और ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। 7 नंबर में, यहां देखिए 7 नंबर दिया हुआ है आपका, देख रहे हैं ना? ये जो गोल रचना है उसमें लास्ट इसका जो हम लोग देख रहे हैं महीन भाग जो है, उसका जो बड़ा भाग ये सर पर दिया हुआ है ट्यूब बेलून लाइक रचना। तो ब्रोंक्यूल्स एंड अप इनटू द बेलून लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द एल्वुलाई। वही जो गोल गोल रचना यहां पर हम लोग ऊपर में देख रहे हैं, वो हुआ आपका एल्वुलाई हुआ। अब इसको हम लोग फिर डिटेल से पढ़ेंगे, ये तो आपको हम सिर्फ समझाए। चलिए आइए 1 पर। नॉस्ट्रिल सब बता चुके हैं आप लोगों को, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप इसमें एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, कुछ नहीं, नॉस्ट्रिल से एयर लिए, नाक से हम क्या किए? एयर लिए। नोसल पैसेज, इट इज ए चैनल फॉर एयर फ्लो थ्रू द नोज। ठीक है? चैनल, नाक का जो चैनल हुआ। ठीक है? चलिए आगे इसका नोजल कैविटी, इसके बारे में आप लोग बताएं हम लोग। इट इज लाइंड विथ हेयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस और हेयर रहता है इसमें। इट वार्म्स, मॉइस्चराइज एंड फिल्टर एयर बिफोर इट रीचेज द लंग्स। लंग्स में जाने से पहले उसको मॉइस्चराइज करता है, फिल्टर करता है एयर को, और तब हमारा एयर जो है वो लंग्स में पहुंचता है। ये हुआ आपका नोजल कैविटी। ठीक है? अब देखिए नंबर 2 में हम लोग देखते हैं क्या आता है आपका फेरिंग्स। इसके बारे में हम लोग बता दिए कि इट इज पासेस बिहाइंड द नोजल चेंबर एंड सर्व एज द कॉमन पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड। ये आपको बताया पहले हम। यहां दिया हुआ है इट कंटेन्स रिंग्स ऑफ कार्टिलेज व्हिच इंश्योर दैट द एयर पासेस डज नॉट कोलैप्स। देख रहे हैं ना इसका? यहां जो हम लोग लंबा रचना देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वो रिंग लाइक रचना है। ये समझे कि नहीं? एकदम बिल्कुल रिंग लाइक रचना रहता है। उससे क्या होता है आपका? वो फैलता और सिकुड़ता भी है, और यहां पर एयर जो है वो कोलैप्स नहीं करे। समझे कि नहीं? रिंग लाइक वो बना हुआ रहता है, कॉटलिस का बना हुआ होता है वो। फेरिंग्स देख लिया। अब हम लोग थर्ड में आते हैं, लैरिंग्स में। ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इट हाउसेस द वोकल कॉर्ड एंड मैनिपुलेट्स पिचेस एंड वॉल्यूम व्हिच इज एसेंशियल फॉर फोनेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स। ठीक है? तो इसको क्या कहें हम लोग? वॉइस बॉक्स कहे। और ये किस में हेल्प करता है हमको? साउंड में हेल्प करता है, नहीं, और कम्युनिकेटिंग में ये हमारा हेल्प करता है। चलिए 4 नंबर ट्रेकिया। तो ये ट्रेकिया के बारे में आप लोग हम लोग बताए कि ट्रेकिया जो है वो क्या है? एक लंबा ट्यूब लाइक रचना है, नहीं, और जो कि नीचे जाकर 2 भागों में बट जाता है। ठीक है? तो ट्रेकिया आपका ये हुआ, इसको भी हम लोग पहले बता चुके आप लोगों को। इसके बाद 5 में आता है आपका ब्रोंकाई आता है ना? तो दे आर द मेन पैसेजवे इनटू द लंग्स। तो ब्रोंकाई जो है यही क्या है? लंग्स में घुसता है मेरा। यहां से यहां देखिए ऊपर इस फिगर में जो हम लोग देख रहे हैं, एक ट्यूबुलर रचना है ना? और इसमें देखिए इधर और इधर 2 भागों में, ये जो 2 भागों में बंटता है,
तो दो भागों में बंटने के बाद हम लोग जानते हैं कि हम लोग का क्या है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या है, लंग्स है। तो वही ब्रोंकाई ही हमारा लंग्स में इन करता है, और ब्रोंकाई लंग्स में इन करने के बाद फिर कई भागों में वो डिवाइड हो जाता है। एकदम जड़ जैसे कैसे फैला हुआ रहता है मिट्टी के अंदर में, वैसे ही ब्रोंकाई जो है वो अंदर में वो एकदम ब्रांच, पूरा ब्रांच में वो फैला रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और जितने भी ब्रोंक्यूल्स के टिप होते हैं उस पर बेलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाई क्या हुआ कि दे आर द मेन passageway into the lungs. They are the extension of the windpipe, or the oxygen goes to the lungs and carbon dioxide leave the lungs through them. इसी से क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर बाहर जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग और देखते हैं आपका क्या है, ब्रोंक्यूल्स, जो आपको बताया बेलून लाइक स्ट्रक्चर। 7 नंबर में आप देख रहे हैं ना, ये 7 नंबर में आप देख रहे हैं, उस 7 नंबर में आपको दिखाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये 7 नंबर हम लोग देख रहे हैं इसमें। तो यहां पर क्या ब्रोंक्यूल्स में क्या बोला जा रहा है हम लोग को कि द ट्रेकिया स्प्लिट्स। ध्यान दीजिएगा, ट्रेकिया जो वो स्प्लिट करता है 2 ट्यूब्स में, नहीं 2 ब्रोंकी में, जो कि लंग्स में इन करता है, व्हिच इंटर ईच लंग्स इंडिविजुअली। बाएं तरफ में भी घुस जाता है और दाएं तरफ में भी चले जाता है लंग्स का, नहीं। और द ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी, टर्सरी, और बहुत सारे भागों में बढ़ते जाता है। 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, इस तरह ब्रांचेस में वो फैलते जाते हैं, जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, which is again further divided into small air sac like structure called alveoli। और वो लास्ट में जाके फिर जो और डिवाइड करके क्या कहते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर, बेलून नुमा रचना वो बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं एल्वियोलाई। इसके बारे में तो हम लोग बहुत जान चुके, नहीं फिर और एक बार सीख लीजिए। दे आर स्मॉल ट्यूब्स which finally terminate in balloon like structure। लास्ट में वो बेलून लाइक स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट कर जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। दे, और यही एल्वियोलाई क्या करता है, अलाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मूव बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड स्ट्रीम। यही क्या करता है कि एयर को, ऑक्सीजन को ब्लड में दिया और फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड में लिया। देखिए इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, यहां देख रहे हैं ना, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। आप इसमें यहां देखिए क्या कर रहा है ये, यहां पर लंग्स से क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो जिसमें कि ऑक्सीजन भरा हुआ जो ब्लड है वो ब्लड आया, वो कहां गया, हार्ट में गया। हार्ट पूरे शरीर में ब्लड को भेज दिया, और वहां से फिर जब इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होके आया हार्ट में, वो हार्ट क्या करता है, फिर लंग्स में भेज देता है ब्लड को, और वही यहां लंग्स में जाके फिर यहां से वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और फिर क्या करता है, ये प्रोसेस फिर यहां गया, फिर ऑक्सीजन लेके हार्ट में आ गया, और फिर हार्ट भेजा ब्लड पूरे शरीर में, और फिर पूरा शरीर का जो इम्प्योर ब्लड है फिर उसको कलेक्ट किया और फिर लंग्स में लाके छोड़ दिया, और लंग्स फिर क्या किया, ऑक्सीजन लिया। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलते रहता है, समझे कि नहीं। इस फिगर को आप लोग एकदम केयरफुली स्टडी कीजिए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए एकदम ध्यान से देखिए। अब बताइए, जिनका कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या होता है नोजल चेंबर, फेरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, ट्रेकिया क्या होता है, ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, लंग्स क्या होते हैं, एल्वियोलाई क्या होता है, तो इसमें कुछ रहा ही नहीं, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाइए इसमें। अब देखिए ब्लड कैपिलरीज कहां रहता है, ये ब्लड कैपिलरीज यही करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। दे आर द साइट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द टिश्यू इन द बॉडी। ये बॉडी में ही क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम, ये न्यूट्रिशन पहुंचाता है शरीर में। दे ऑल्सो कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल एंड रिटर्न टू इट्स द वेन। और वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा चीज जो कलेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वेन में उसको रिटर्न कर देता है। समझ गए। अब है कि क्या डिफरेंस होता है एक्सेल और इनहेल में। तो ये तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको क्लियर कर दिया जाए, काहे तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देने के बाद थोड़ा परेशानी हो जाती है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, श्वास जब हम लेते हैं ऑक्सीजनेटेड एयर, इनहेलेशन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग बाहर निकालते हैं
तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड। हम लोग जानते ही हैं कि चेस्ट कैविटी क्या होगा, फैल जाएगा। देखिए श्वास लीजिए, आपका चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और फिर श्वास छोड़िए, थोरेसिक कैविटी क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। एक अंतर आपका हो गया। दूसरा क्या है, रिब लिफ्ट अप। ये जो आपका रिब है, रिब केज है ना, हम लोग जानते हैं कि हमारे चेस्ट में क्या है, पूरा रिब केज है यहाँ पर। तो ये रिब केज क्या करता है, लिफ्ट अप। श्वास लेते हैं तो लिफ्ट होता है ये, और जब छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, डाउनवर्ड, नीचे चले जाता है। तो जब हम लोग श्वास लेते हैं, इनहेल करते हैं, ऊपर जाता है, जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो डाउन हो जाता है। नहीं, उसके बाद डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप। डायफ्राम फ्लैट हो जाता है जब हम श्वास लेते हैं तो, और डायफ्राम बिकम डम शेप्ड कब हो जाता है, जब हम श्वास को छोड़ते हैं। फिर वही वॉल्यूम ऑफ लंग्स, जब आप श्वास लीजिएगा तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज करेगा, और जब श्वास छोड़िएगा तो वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इनहेलेशन में सब एक्सपेंड होगा, ध्यान रखिए, इतना खाली, कुछ नहीं और। इनहेल में सब कुछ, जितना भी चीज हो उसको एक्सपेंड कर दीजिए, फ्लैट कर दीजिए, नहीं इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। और एक्सहेलेशन में क्या हो जाएगा, सब अपोजिट होते जाएगा, वो नहीं सिकुड़ेगा, नहीं मूव करेगा डाउनवर्ड, या फिर डम शेप्ड हो जाएगा, या फिर डिक्रीज कर जाएगा साइज में। 2 बार पढ़िएगा, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसमें कहीं कुछ नहीं है आपका और। अब देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई, ब्लड एंड टिश्यू। अब यहां पर आपको क्या है, एक्सचेंज कैसे होता है, गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, नहीं। अब ध्यान दीजिए, इसको बहुत मार्केबल पॉइंट है ये। एयर, अब वो भी कौन एयर, रिच इन ऑक्सीजन, वह एयर जो कि ऑक्सीजन उसमें मात्रा अधिक है, रिचेस ब्लड व्हिच कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन, तो वो हीमोग्लोबिन पकड़ता है उसको। इन आरबीसी NO2 इज रिलीज्ड इन एल्वियोलाई टिश्यू। एल्वियोलाई टिश्यू जो आपको हम बताए अभी, जो कि बैलून शेप्ड रचना है, वहां पर ऑक्सीजन तो ऑलरेडी रखा हुआ है, नहीं तो वो वहां से वो ऑक्सीजन ले लेता है। कौन लेता है, आरबीसी, ठीक है। और फिर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है ब्लड वहां पर, एंड डिजोल्व इनटू द कैरिड बाय ब्लड वेसल। द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन एल्वियोलर सैक व्हिच इज सेंट आउट थ्रू नॉस्ट्रिल। तो वहां पर ही सब काम हो गया कि ऑक्सीजन भी ले लिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड को उसकी जगह पर छोड़ दिया गया, और फिर रिवर्स पोजीशन के द्वारा आकर फिर क्या होता है, नॉस्ट्रिल से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो यही कहानी है आपकी और आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। पढ़िए, बार बार पढ़िए इसको और मेहनत कीजिए, ठीक है। और फिर इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।